इस रैली की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी। अरे ये कौन आगे माइक बजाते हुए आ रहा है? बंद करो उसको। जहां है वहीं रह जाइए। इस रैली के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यू संसदीय दल के नेता आदरणीय रामसुंदर दास जी, रैली के संयोजक श्री विजय कुमार चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सभी यहां उपस्थित माननीय सदस्यगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षदगण, पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के यहां उपस्थित सभी अध्यक्ष समेत पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधिगण और इस रैली में उत्साह के साथ भाग ले रहे बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, छात्रों, मुझे खुशी है कि पार्टी ने अधिकार रैली के लिए 4 नवंबर का तिथि निर्धारित किया। 4 नवंबर बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। 4 नवंबर को 1974 में विधानसभा का और विधायकों का घेराव करने का कार्यक्रम जेपी आंदोलन के दौरान बना था। बड़ी संख्या में लोग पटना की ओर आ रहे थे, उनको जगह जगह रोक दिया गया था। चारों तरफ नाकेबंदी की गई थी। सब विरोध को धता बताते हुए हजारों लोगों का जत्था जेपी के नेतृत्व में निकल पड़ा था और उसी दिन उनको रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चलाई और जेपी पर लाठी चलाई। 1942 के आजादी के लड़ाई के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर 4 नवंबर को 1974 में लाठी चली थी और उनके ऊपर लाठी चलना वो उस समय की केंद्र सरकार के लिए ताबूत का आखिरी किल साबित हुआ था। और उसी 4 नवंबर को आज बिहार के लोग अपना अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे हक की लड़ाई है उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह आवाज बिहार के लोगों ने लगाई है। 2006 में बिहार विधानसभा में
सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव को लेकर सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना चाहते थे, उसके लिए वक्त मांगा। प्रधानमंत्री जी ने हमने जब वक्त मांगा है और काम के लिए वक्त मिला है, लेकिन न जाने क्यों विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर मिलने वाले शिष्टमंडल के लिए वो समय नहीं निकाल पाए। हम अपनी आवाज बुलंद करते रहे हर फोरम पर। जब भी दिल्ली में कोई बैठक हुई, उस बैठक में हमने अपनी बात रखी, चाहे वो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हो या अन्य कोई दूसरी बैठक हो, उसमें हमने अपनी मांग रखी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनेकों बार खत लिखा, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 2010 में बिहार विधान परिषद ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी। मैंने उस समय कहा कि 1 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर संग्रह करके विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस प्रश्न पर लोगों का समर्थन प्राप्त करके, हस्ताक्षर प्राप्त करके हम केंद्र सरकार को समर्पित करें, और हमने आह्वान किया कि हस्ताक्षर अभियान चलना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जनता दल यू ने इस अभियान को अपने हाथ में लिया और यह अभियान चला, दो खंड में चलता रहा। बीच में चुनाव आ गया, चुनाव के बाद फिर इसमें गति आई और मुझे खुशी है। लक्ष्य था 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर का, लेकिन हस्ताक्षर इकट्ठा हो गया 1 करोड़ 17-18 लाख के करीब, जिसको आमतौर पर लोग बोलते हैं 1.25 करोड़ हस्ताक्षर हुआ। गिनती का हस्ताक्षर 20-22 लाख लोगों ने तो हस्ताक्षर के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखा, और उस हस्ताक्षर का जब संग्रह हो गया तो उसको लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई चले यहां से जमा करने दिल्ली। माननीय सांसद आरसीपी सिंह साथ थे, अन्य लोग साथ थे। दिल्ली में आदरणीय शरद जी ने इन लोगों की अगवानी की। मुझको तो लगता था कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी जनता दल यू के शिष्टमंडल के लिए भी समय निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो जितना हस्ताक्षर इकट्ठा हुआ है सबको ट्रक में सजा करके हम पूरा बिहार घूमते रहेंगे कि ये देखिए बिहार के लोगों की भावना। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शरद जी के समय मांगने पर समय दे दिया, उनको ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने उस ज्ञापन के आधार पर इस मांग पर विचार करने के लिए जो अन्य प्रश्न बिहार के साथ हो रहे हकमारी के उस ज्ञापन में उठाए गए थे, उस पर विचार करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समूह इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप उन्होंने बनाया और उनको कहा कि इस पर जांच पड़ताल करके आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। राज्य सरकार की तरफ से भी उस समूह के सामने अपनी बात रखने के लिए समय मांगा गया। बहुत बाद में उन लोगों ने समय दिया। समय तब दिया राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को जब उनको रिपोर्ट सबमिट करना था 4 दिन पहले, जब उनका मन बन चुका होगा तो रस्म अदायगी की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने दे दी। लेकिन ये तो पता भी नहीं चल रहा था कि रिपोर्ट सौंप दी गई
क्या हुआ उस रिपोर्ट का, तो हमारे सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य एनके सिंह जी यहां बैठे हैं। सूचना के अधिकार कानून के तहत इन्होंने योजना आयोग से जानकारी मांगी और तब जाकर रिपोर्ट की कॉपी इन्हें प्राप्त हुई और इनके माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई। उस रिपोर्ट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पहले से केंद्र सरकार के इशारे पर अधिकारियों के इस समूह ने मन बना लिया था कि हमें विशेष राज्य के दर्जा की मांग को खारिज करना। अनेक विरोधाभास हैं उस रिपोर्ट में, हमारे पिछड़ेपन को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, मानव विकास सूचकांक का प्रश्न हो या दूसरा और कोई प्रश्न है, इसमें बिहार पीछे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो उन्होंने तकनीकी आधार बता दिया, वही 5 आधार जिसके बारे में आप सुन चुके हैं। उसके अधिकांश मापदंडों पर हम खरा उतरते हैं, लेकिन हम पर्वतीय राज्य नहीं है, इसलिए खारिज कर दिया गया। भले ही हम पर्वतीय राज्य नहीं हैं, लेकिन महापर्वत हिमालय से निकलने वाली नदियां हर साल उत्तर बिहार में तबाही मचाती है। हम सड़कें बनाते हैं, वो टूट जाती है, लोगों के घर ध्वस्त होते हैं। सिंचाई प्रणाली विकसित की जाती है, वो ध्वस्त होती है। सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति, सबका नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, लोग काल कबलित होते हैं, लोगों को अपने पशुओं से हाथ धोना पड़ता है। हम कुछ भी बनावे, बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? ये कोई बिहार के अंदर की समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। नेपाल के साथ बातचीत करके इस समस्या का हल निकालने की जवाबदेही किसकी है? ये केंद्र सरकार की है। आजादी के इतने साल के बाद भी आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा गया, इस समस्या का हल नहीं निकाला गया। कौन जवाबदेह है इसके लिए? हम सब लोग इसकी मांग करते रहते हैं। तो कौन करेगा भरपाई? जो नुकसान होता है उस पर हमारा वश नहीं है। समस्या बाहर की है, अंतर्राष्ट्रीय है। तो कौन करेगा क्षतिपूर्ति? कौन निकालेगा रास्ता? इसलिए पर्वतीय राज्य नहीं है, इस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यह तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मूल बात है पिछड़ापन। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, उनके पिछड़ेपन में कमी आई है। और बिहार के पिछड़ेपन का क्या आलम है? सबको मालूम है, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, उन राज्यों से भी हमारी हालत बहुत खराब है। प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल हो, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का सवाल हो, मानव विकास सूचकांक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में, या बुनियादी ढांचे का विकास हो, आधारभूत संरचना का मामला हो, आप कई कसौटी पर देखेंगे तो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, वो पहले से बहुत आगे बढ़े। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है? अगर किसी चीज को मानना हो तो उसके रास्ते निकलते हैं। किसी को मानना न हो तो अनेक प्रकार के बहाने बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ, बिहार के साथ वही बहानेबाजी होती है।
हम जब पिछड़े हैं, ये ठीक है, पिछले 7 वर्षों में हम तरक्की के रास्ते पर बढ़े। आज देश में बिहार की चर्चा हो रही है, देश के बाहर विकास बिहार की चर्चा हो रही है। दुनिया भर के जितने पिछड़े इलाके हैं, उनके मन में उम्मीद पैदा हुई कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य अगर आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। बिहार में क्या किया जा रहा है, इसको जानने को उत्सुक हैं। चाहे वो सुशासन की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी की बात हो, सब जानने को इच्छुक हैं। हमने तरक्की की है। जब आपने बिहार का कार्यभार हमको सौंपा, उस समय कुल मिलाकर के एक साल में अधिक से अधिक 4,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगती थी। योजना का आकार सिमटा हुआ था 4,000 करोड़ में। आज 7 साल के बाद 7 गुना ज्यादा 28,000 करोड़ रुपए का योजना का आकार है। यानी विकास के मद में हम 7 गुना राशि ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हमारे अस्पतालों की हालत दयनीय थी। एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 39 मरीज भूले भटके जाते थे। यानी एक दिन में एक मरीज या कभी कभी 2 मरीज। आज हालत यह है कि औसतन इस प्रदेश में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में 8,000 9,000 मरीज अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। यानी 250 300 मरीज इलाज कराने जा रहे हैं। स्कूलों की स्थिति, जब हम लोग आए थे 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे। अब उनकी संख्या घटकर 3% हो गई। बेहतरी आ रही है। कई मामलों में हमने अपने प्रयत्न से टीकाकरण का काम किया। कई ऐसे काम किए हैं जिससे मानव विकास सूचकांक में अब हम बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो तरक्की हो रही है, ये तरक्की नाकाफी है। दुनिया कह रही है बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, दहाई अंक में विकास का दर हासिल हमने किया है। ये खुशी की बात है। लेकिन इतना होने के बाद भी, इतनी तेज गति से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भी बिहार को राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने में कम से कम 25 साल लगेंगे। क्या बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करे? क्या 25 साल तक आप इंतजार करने को तैयार हैं? आज बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। हमें चाहिए रोजगार, और रोजगार कब मिलेगा? जब उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। उद्योग धंधे कब लगेंगे? जब निवेशकों को टैक्स में छूट मिलेगी। और निवेशकों को टैक्स में छूट कब मिलेगी? जब बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसलिए हम युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए, बिहार की तकदीर को बदलने के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी होने के नाते तरक्की करने का अधिकार हर बिहारी को भी है, बिहार को भी है। और उसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह अधिकार रैली है। लोग अपना हक चाहते हैं, अधिकार लेंगे, लेकर रहेंगे। इस आवाज को बुलंद करने के लिए यहां इकट्ठा हुए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे नौजवानों को फिर गालियां सुनने के लिए किसी और राज्य में पश्चिम की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। यहां उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
और हम तो वैसा बिहार बनते हुए देखना चाहते हैं कि न सिर्फ हमारे लोगों को काम मिले, हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिले, बल्कि देश के दूसरे प्रांत के लोग भी आए और यहां काम की तलाश करें। हम उनको सम्मान देंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि देश एक है। देश के एक हिस्से के आदमी को देश के दूसरे हिस्से में जाकर कमाने का, रहने का, बसने का अधिकार है। लेकिन अब हम बेइज्जत नहीं होना चाहते। तरक्की हो रही है। बहुत लोग कह देते हैं कि जब तरक्की हो रही है तो फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों? भाई, जब तरक्की हो रही है तो हमने अपनी पात्रता साबित कर दी कि आज जो हमारे पास पैसा है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, वो घपला और घोटाले की भेंट नहीं चढ़ रहा है। इसलिए अब यही वक्त है कि मदद कर दी जाए। और हमारी तो एक ही गुजारिश है, हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, हमारी सहायता की जाए। प्रति व्यक्ति आय में जो राष्ट्रीय औसत है, अगर 100 रुपया राष्ट्रीय औसत है तो हम 40 पर हैं। 60% का अंतर है। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश राष्ट्रीय औसत से, प्रति व्यक्ति खर्च राष्ट्रीय औसत से आधा से भी कम है। मानव विकास सूचकांक, आधारभूत ढांचा, प्रति लाख की आबादी में सड़कों के मामले में भी हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। रेल मार्ग में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। और जहां तक बिजली का सवाल है, हमारे यहां प्रति व्यक्ति 122 यूनिट बिजली की उपलब्धता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 750 यूनिट से भी ज्यादा है। तो कौन सा मापदंड अपनाना चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर बिहार पिछड़ा है, समावेशी विकास की बात करते हैं, सबका विकास होना चाहिए। आजकल जिससे सुनिए वो कहेगा इंक्लूजन होना चाहिए। बैंकिंग में इंक्लूजन हो, विकास में इंक्लूजन हो, यानी समावेशन हो, सबका विकास हो। कैसे सबका विकास होगा? बिहार के 10.5 करोड़ लोगों को छोड़कर कौन सा विकास का मॉडल केंद्र की सरकार अपनाना चाहती है? अगर समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना है तो बिहार के विकास का भी मार्ग प्रशस्त करना होगा। और दुनिया भर का ये नियम, अलग अलग राज्यों की अलग अलग खासियत है। कोई समुंदर किनारे है, कहीं खान खदान है, हम तो बीच में बसे हुए हैं। हम लैंडलॉक्ड हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हमको बाहर निकलने के लिए समुद्री रास्ता नहीं है। और दुनिया भर में विकास का मान्य सिद्धांत है कि जो इलाका लैंडलॉक्ड है, वैसे इलाकों की मदद के लिए दुनिया भर में हर जगह यह मान्य सिद्धांत है, उनके लिए विशेष मापदंड बनाया जाता है। तो हमारी मांग क्या हो रही? हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, हमको बाहर निकलने के लिए समुंदर नहीं है, हम बीच में घिरे हुए हैं। खान खदान जो था वो झारखंड के साथ चला गया। अब तो हमारे पास हैं तो मेहनती लोग हैं, उपजाऊ मिट्टी है, अच्छी आबो हवा है, और हमारे उत्साही और मेधावी युवा लोग हैं। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो आज अगर सहायता मिले तो फिर हम देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। इसलिए हमारी मांग है, पिछड़ेपन से उबरने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। और तकनीकी आधार पर बात को खारिज किया जाता है, यह तो केंद्र के हाथ में है। आज जो मापदंड है वो पर्वतीय राज्यों के लिए अगर है, तो जो बाकी के राज्य हैं उनके विकास के लिए भी मापदंड अपनाइए। और मैं तो आह्वान करना चाहता हूं
हम तो सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, मैं उन सभी राज्यों का आह्वान करता हूं, सबकी बात करता हूं। जो भी राज्य विकास के विभिन्न सूचकांकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, उनको राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और उनका भी विकास कीजिए। आज इस रैली के द्वारा बिहार के लोगों का जो भाव प्रकट हुआ है, मैं इस संदेश को उन राज्यों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो विभिन्न मामलों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। इस देश में विकास के लिए नई रणनीति बननी चाहिए। ये कौन सा अन्याय है? उन दिनों तो बिहार एक था, खान खदान यहां थे, अब वो भले झारखंड में गए हों, खान खदान यहां थे तो उद्योग धंधे यहीं लगते, लेकिन दूसरी जगहों पर उद्योग धंधा लगाने के लिए भाड़ा समानीकरण नीति लागू की गई। मतलब हुआ जो आयरन ओर हो, कोयला हो, किसी चीज की कीमत जो खदान के पास है वही कीमत दूर दराज के इलाकों में भी होगी। तो उस समय दूसरे इलाकों का विकास करना था तो आपने भाड़ा समानीकरण नीति लागू कर दी, और अब जो इलाके पिछड़ गए उनको आप भगवान भरोसे छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं, जैसी मर्जी वैसी नीति दिल्ली के लोग अपनाते हैं, इसलिए विकास की रणनीति में परिवर्तन लाना होगा और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो बिहार जैसा राज्य जो विकास के मामले में राष्ट्रीय औसत से नीचे है, उसको कम से कम राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के लिए विशेष सहायता मिलनी चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ऐसा करने के लिए इस प्रकार के और भी दूसरे राज्य जो पाए जाएं, उनको भी मदद मिलनी चाहिए। मैं उन सबों से कहूंगा, हम बैठे रहते हैं, हम हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारा अतीत गौरवशाली है। बिहार का इतिहास अगर देखें तो बिहार के इतिहास के बिना देश का इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। और कई मामलों में तो आज जो बिहार के नाम से जाना जाने वाला भूभाग है, उसके इतिहास को हम देखें तो कई मायनों में उनका इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास है। दुनिया का पहला लोकतंत्र स्थापित करने वाला इलाका वैशाली यही है। भगवान बुद्ध को यहीं ज्ञान प्राप्त होता है, बोधगया में। भगवान महावीर यहीं विचरण करते हैं। चाणक्य यहीं है, चंद्रगुप्त यहीं स्थापित होते हैं, अशोक यहीं के हैं। सब यहीं से शुरू हुआ। और आजादी की लड़ाई में भी जब बापू ने आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया। तो इस बिहार का इतना बड़ा योगदान है इतिहास में, आजादी की लड़ाई में। फिर हमको उपेक्षित क्यों रखा जा रहा? हम अपनी इस उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना हक हासिल करके रहेंगे। इसलिए इसी को प्रकट करने के लिए आज यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं अभिनंदन करता हूं आप सब लोगों का। कल ही से रात भर चलते चलते आप यहां पहुंच गए। कई लोग पैदल चले आए, कोई मोटरसाइकिल से चला आया, कोई साइकिल से चला आया। अद्भुत नजारा है। पूरे बिहार में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बच्चा हो या जवान या वरिष्ठ नागरिक, स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध धर्मावलंबी, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग, सब में एक समान उत्साह। समाज के हर तबके में, चाहे वो ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी समाज के लोग हों, स्त्री हो या पुरुष,
सब में एक समान जोश और जज्बा है अपना हक को हासिल करने के लिए। ये मामूली बात नहीं है। मैं बिहार के लोगों का अभिनंदन करता हूं। अब तक लोग भावनात्मक बातों पर एकजुट अपने अपने खंड में लोगों में उफान देखा गया है, लेकिन पहली बार देखा गया है, बिहार के राजनीतिक इतिहास को देख लें तो यह पहली बार देखा जा रहा है आजादी के बाद कि विकास के मुद्दे पर और अपना हक हासिल करने के लिए इस प्रकार की जन जागृति पैदा हुई है, एकजुटता पैदा हुई है। हम उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। बहुत लोग समाज को बांटने में विश्वास करते हैं, लड़ाई झगड़ा कराने में विश्वास करते हैं। हम तो लोगों को एकजुट करते हैं, लोगों को जोड़ने में विश्वास करते हैं। और यही जोड़ने वाली चीज है विकास की इच्छा, विकास की आकांक्षा। और आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, हमने कहा था जगह जगह अधिकार सम्मेलनों में कि आइए गांधी मैदान को पाट दीजिए, पटना को पाट दीजिए। सचमुच बिहार के लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने न सिर्फ गांधी मैदान को भर दिया बल्कि पूरे पटना को भर दिया। जिधर जाइए उधर लोग ही लोग हैं, रैली में आने वाले लोग। बाहर से भी लोग आए, अगल बगल के भी लोग आते ही जा रहे हैं। पटना शहर के लोग निकल गए, सब लोग निकल गए। और जिस ढंग से लोग चल रहे हैं, किसी को न कोई परेशानी न कोई उत्तेजना। यह है कमाल। बिहार का असली मिजाज और स्वभाव इस अधिकार रैली के माध्यम से प्रकट हुआ। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी साथी इस काम में लगे, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, संकल्प के आखिरी वाक्यों को मैं दोहराना चाहता हूं। राज्य के चहुमुखी विकास और नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हम सब आज दिनांक 4 नवंबर 2012 को इस ऐतिहासिक गांधी मैदान की अधिकार रैली में यह संकल्प लें कि इस हक की लड़ाई को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से यहां और हर जगह जारी रखेंगे जब तक कि हमें हमारा वाजिब हक नहीं मिल जाता। तो आपने अभी हाथ उठा करके संकल्प लिया है, हमने फिर से पढ़ा है। जरा एक बार और हाथ उठा करके इस संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाखों हाथ उठ गए। अब ये हमारा संकल्प है कि हम यहां और हर जगह, इसका मतलब क्या है? यहां मतलब बिहार में भी, बिहार के बाहर भी हम अपने इस हक की लड़ाई को जारी रखेंगे। बहनों और भाइयों, हमने मांग की है कि मापदंड बदलने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाइए। हमारी मांग पर नए सिरे से विचार कीजिए और बिहार जैसे और जितने राज्य हैं उन सबको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हमने ये कहा, इस रैली के माध्यम से भी अपने इस मांग को दोहराता हूं। लेकिन केंद्र की सरकार हमारी बात को अनसुनी कर रही। तो आज ही मैं इस बात को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने पूरे बिहार में हर जगह कहा है कि पटना को भी पाटेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान को भी पाटेंगे। तो आप अगर तैयार हो तो मार्च महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में भी हम सब लोग कूच कर जाएं। तो आपकी सहमति हो गई, चलना पड़ेगा। यहां तो एक रात पहले आए, दिल्ली चलने के लिए 5-7 दिन पहले से चलना पड़ेगा, तब रामलीला मैदान भरेगा। चलना है ना?
तो मार्च महीने का डेट रामलीला मैदान वगैरह बुक करके चलेंगे। अब इधर के लोग भी हंस रहे हैं। हमने मंच ऐसा बनवा दिया कि एक नेता भी निराश न हो, सब लोग के बैठने की जगह है। यह है जनता दलियों का लोकतंत्र। हमारे यहां सबको एक समान कुर्सी, एक सतह सबको मिलता है, एक ऊंचाई। यहां न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब बराबर है। हम दूसरे जगह की बात कहने के लिए या तुलना करने के लिए हमने इस बात को नहीं कहा, हम दर्शाने के लिए कहा। तो हम चलेंगे। और बहनों और भाइयों, जो बिहार के लोगों के मन में आज जो उत्साह है, अब अगर केंद्र की सरकार हमारी मांग को अनसुनी करती है तो हम सब लोगों को गोलबंद होकर 2014 में इस प्रकार का फैसला देना होगा कि हम लोगों के बिना दिल्ली में किसी की सरकार न बने और जो बने वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। ये भी संकल्प लेना होगा। लड़ाई लंबी हो, जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। हम और आप सब संकल्प में बंध गए और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। बिहार की इस एकजुटता को कायम रखेंगे और बिहार को उसका वाजिब हक दिलाकर दम लेंगे, ताकि हमारी नई पीढ़ी का जीवन सुगम हो सके, बेहतर हो सके, बिहार आगे बढ़ सके, मुल्क की तरक्की में हम अपना योगदान दे सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों ने 10 बजे से ही शुरू करके लगभग 2:15 बजे तक ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ये भी अपने आप में इतिहास है। और सब लोग जहां से आए हैं वहां अपने वापस अपने स्थानों को लौटेंगे। आज जब हम यहां रैली कर रहे हैं, हमें अफसोस है कि हमारे बिहार के एक बहुत बड़े नेता जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मंत्री भी रहे, उनके साथ कई राजनीतिक अभियानों में शामिल रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी का कल देहावसान हुआ। हम मर्माहत, हम सब दुख की इस घड़ी में, शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के साथ हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनके निधन से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक राजनीतिक युग का समापन हुआ। हम सब दुखी। हमें दुख है कि कल रैली के लिए आ रहे थे सुल्तानगंज से कुछ लोग, हमारे साथी, जिसमें एक अशोक भगत जी थे, 60 साल उनकी उम्र थी, वो भी सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त उनकी गाड़ी हो गई जिस पर वो सवार थे, जिससे वो उनका निधन हो गया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। हमें दुख है इस बात का। ये सब कुर्बानियां, और हमने कमर कस लिया कि अपने जिस संकल्प के साथ आज इस अधिकार रैली में हम बंधे हैं, उस संकल्प पर कायम रहेंगे और बिहार को उसका वाजिब हक दिलाकर दम लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और रैली के तमाम के लिए जिन लोगों ने मेहनत किया उन सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।